गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट चैप्टर यानी कि मोस्ट भाग जो है आपका वो इंग्लिश ग्रामर में टेंस है, जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी करनी है, क्योंकि इसके हर एक पार्ट आपको समझने हैं। ठीक है, और इन पार्टों में जो है अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो आगे आने वाले जैसे पैसेज हिंदी में दिया हुआ होता है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना होता है, या इंग्लिश में दिया है तो हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है, तो इससे आपका ट्रांसलेशन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको अच्छे से ध्यान लगाकर मन लगाकर समझना है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं टेंस की जो हिंदी होती है उसे हम कहते हैं काल। ठीक, टेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि 3 प्रकार के काल होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के काल होते हैं, यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक, नंबर 2 है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। चलिए इसकी परिभाषा के बारे में आगे देखिए। जो समय चल रहा है यानी कि जो समय अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय अभी हमारे साथ चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है यानी कि जो कल क्या हुआ, ठीक है, जो ख़त्म हो चुका है उसे जो है हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो पीछे चला गया, जो बीत चुका है उसे कहते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल कहते हैं। जो समय आने वाला यानी कि अब जो आएगा समय या आने वाला जो समय है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक, भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस को हम चार भागों में विभाजित करते हैं। कैसे? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार भाग। इसी तरीके से ही पास्ट टेंस का भी है। पास्ट टेंस में आप देखिए पास्ट टेंस के 4 भाग हैं। पास्ट टेंस के 4 भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी इसी तरीके से हैं। फ्यूचर टेंस के 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार टेंस में कुल मिलाकर टेंस के कितने प्रकार हैं? 12 प्रकार हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले टेंस में प्रेजेंट टेंस के लिए आप सबसे पहले चारों भागों के पहले मतलब समझ लेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिस टेंस के वाक्यों में काम का होना या काम का करना पाया जाए, यानी कि इस टेंस में हम काम के वाक्यों में काम का होना, जैसे काम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे काम का होना या करना पाया जाता है। और इन वाक्यों के अंत में के जो अंत में वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते है, ठीक, आदि शब्द पाए जाते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है राम बाजार जाता है। यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं ता है लास्ट में आ रहा है। ठीक, और राम बाजार जाता है, इसमें काम का होना पाया जा रहा है। काम क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है। राम बाजार जाता है, ता है लास्ट में, इसलिए आप तुरंत पहचानेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो ट्रांसलेशन होगा राम गोज़ टू मार्केट। गोज़ क्यों लगा? अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस जो भी है उसमें आपको समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें जो रूल्स हैं, जब भी कोई सेंटेंस आपका लिखा होगा तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। राम में या राम बाजार जाता है, इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्रिया क्या हो रहा है? क्या काम कर रहा है? जा रहा है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या काम कर रहा है? जा रहा है, तो जाने की अंग्रेजी होता है गो। ठीक, और अगर सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, ठीक,
अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आपके वर्ब में जो आपका वर्ब गो है, गो मतलब जाना, उसमें यस या ईएस का प्रयोग है। गो में हमेशा ईएस लगता है, यस नहीं लगता कभी भी। ठीक, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो आप वर्ब जब लिखेंगे तो वर्ब में आप ईएस यानी कि यस या ईएस का प्रयोग, जहाँ यस लगेगा वहाँ यस, जहाँ ईएस लगेगा वहाँ ईएस का प्रयोग करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा, किसके माध्यम से जा रहा है, बाजार जा रहा है। ठीक, बाजार जाना जो है इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर राम गोज टू मार्केट। टू किसका काम करता है, टू प्रीपोजिशन है, टू काम करता है मतलब जाना और मार्केट को जोड़ने के लिए। ठीक, आगे लिखा गया सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन के साथ, एक के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ अभी जैसे हमने बताया, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आप अपने वर्ब में, यानी कि वर्ब जैसे गो है उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं गोज हो गया। आगे देखते हैं प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। यहाँ जो सेंटेंस आपने लिखा है, अगर उसी सेंटेंस में बहुवचन होता, कर्ता आपका क्या होता, बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहीं पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका कर्ता जो है, ये आपका सब्जेक्ट जो है बहुवचन होता, तब हम जो वर्ब है उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते। बस जो आपका जैसे गो है तो गो लिख देते, यस या यस का प्रयोग नहीं करते। ठीक, लेकिन अगर आपका कर्ता एक वचन है तो आप यस या यस का प्रयोग वर्ब में करेंगे। अगर आपका कर्ता बहुवचन है, ठीक, तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई और यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं आता है। कहने का मतलब, जहाँ पर आई आपको अगर सब्जेक्ट में आई दिखे या यू दिखे तो आप उसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल पे देखिए, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो सबसे पहले आप टेंस पहचानेंगे। ता हूँ, लास्ट में ता हूँ आ रहा है, ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, सब कुछ है अगर लास्ट में वाक्य के अंत में, तब आप क्या करेंगे, आप करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब आप क्या करेंगे, देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और इसमें काम क्या हो रहा है, याद कर रहा है, याद करना इसका काम है। मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक, करता सब्जेक्ट, यानी कि काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो गया करता। पाठ याद करता हूँ, पाठ याद करना क्या हो गया, याद करना क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो आई सब्जेक्ट, आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर रूल्स के हिसाब से, रूल्स जैसा लिखाया गया उसी हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, याद करने की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। ठीक, लर्न। अपना पाठ, किसका पाठ, अपना पाठ। यहाँ पर हिज मत लगा दीजिएगा अपना की अंग्रेजी, क्योंकि जो अपना की अंग्रेजी लिखी जाती है वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार अपना की अंग्रेजी, जैसे आई है तो माई रहेगा, यू होता तो यू लगता, ठीक, ही है तो हिज लगेगा, सी है तो हर लगेगा। इस तरीके से आपका अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई लर्न, यानी कि वर्ब में क्या हो गया, याद करना, लर्न। देखिए यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया आई और यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं आता है। ठीक, तो आई लर्न माई लेसन, यानी कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ। सीता एक मधुर गीत गाती है, तो सीता देखिए यहाँ पर सीता लिखा गया। सीता कैसी वचन, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन। सीता क्या काम कर रही है, गा रही है, क्या कर रही है, गा रही है, गाती है। तो सिंग, गाने की अंग्रेजी सिंग। अच्छा, सीता एक वचन है इसलिए जो है सिंग में यस लगाया गया। ठीक, सीता सिंग्स, क्या गा रही है, एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। इतना समझना है। आपने जो है रूल्स के हिसाब से अगर आप सेंटेंस को रखते हैं तो आपका एकदम सेंटेंस आपका राइट होगा। निगेटिव सेंटेंस में, या निगेटिव सेंटेंस में जैसे देखिए रूल्स नंबर फर्स्ट, इनमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। ठीक, इसमें कहा क्या गया कि एक वचन कर्ता अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आपका कर्ता एक वचन है, सीता कैसे एक वचन है, तो आप अपने वर्ब के पहले, वर्ब से, वर्ब क्या है, गाती है यानी कि गाना, सिंग मतलब गाना, ठीक,
तो यहाँ पर वर्ब के पहले क्या करेंगे, डज नॉट लगा देंगे, तो सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। ठीक, फिर आगे है नंबर 2, यहाँ पर आपके रूल्स बताए गए हैं। सब्जेक्ट डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें यस या इसका प्रयोग नहीं होगा, ये डज और डू का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस का। बहुवचन नाउन कर्ता आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कर्ता के स्थान पर आई मिले, वी मिले, यू मिले और दे मिले तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो आई का मतलब मैं। ठीक, आई, तो आई वी यू दे सब बताया गया ना। और अगर बहुवचन करता हो, ठीक, बहुवचन अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो तो यहाँ पर वर्ब से पहले आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। आगे दिया है, ठीक, सब्जेक्ट, हाँ, प्लूरल डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुल मिला के आपको जो है ये जो रूल्स नीचे लिखा गया है इसी के माध्यम से ट्रांसलेशन करना है। रूल्स नंबर 3 है, अगर वाक्य में कभी नहीं हो, यानी कि अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं। अगर कभी नहीं साथ में आ, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, ऐसा भी लिख सकते हो, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो वह की अंग्रेजी ही और कभी नहीं की अंग्रेजी, यहाँ पर क्या बताया गया कि वर्ब के पहले आप नेवर लगाएंगे, तो ही नेवर। टेल्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर डज जब होता तो यस का प्रयोग नहीं होता, डू का प्रयोग होगा तो यस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर जब नेवर का प्रयोग होगा, अगर आपका कर्ता जो है एक वचन है तो आप अपने वर्ब में यस या यस का प्रयोग कर सकते हैं। ही नेवर टेल्स ए लाई। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और इसका जो है 2 पार्ट और हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से कल भेजूँगा। थैंक यू।